नमस्कार आप सबको। आई होप पेपर सबका अच्छा गया होगा। बच्चे बोल रहे थे। चलिए शुरू करते हैं पेपर एनालिसिस ऑफ जान 2026 क्यूए पेपर। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द tabular presentation of data dash is the entire upper part of the table which includes columns and subcolumns units of measurement। ये है बॉक्स हेड पर अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेबल जो कॉलम का डिस्क्रिप्शन देता है वो है कैप्शन। पर ये पूरा मतलब एंटायर अपर पार्ट जो है वो बॉक्स हेड है। दूसरा क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, आर इज अ स्पाउस ऑफ पी। ये आर एंड क्यू जो है मतलब वो कपल है, मैरिड कपल है। इसमें मेल कौन और फीमेल कौन है ये पता नहीं है। यू इज द मदर ऑफ टी, यू टी की माँ है। वो मतलब विद रिस्पेक्ट टू आर एंड क्यू वो मार्क नहीं कर सकते हैं। एस इज द डॉटर ऑफ यू, ठीक है। पीस डॉटर इज टी एंड आर सन इज पी। आर का जो बेटा है वो पी है, सो आर सन इज पी। सो आर के नीचे पी को मार्क करेंगे। अब पीस डॉटर इज टी, टी की बेटी जो है वो है टी, सो पी के नीचे टी। अब यहां पे एक कंफर्मली बोल सकते हैं आप, यहां पे दो मैरिड कपल है, कौन कौन है। और एक बात है यहां पे, एस इज द डॉटर ऑफ यू। एस जो है वो यू की बेटी है और यू इज द मदर ऑफ टी। यू जो है वो टी की मां है, मतलब पी की वाइफ होनी चाहिए है ना। यू इज वाइफ ऑफ पी और टी की मां भी है। और यहां पे और एक बात हो रही है, मतलब एस इज अ डॉटर ऑफ यू, इसका मतलब ये हुआ कि एस एंड टी दोनों जो है वो सिबलिंग्स है। अब यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कंफर्मली क्या बता सकते हैं आप, वही पूछ रहे। टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। अब देख सकते हैं टी जो है वो टी की ग्रैंड डॉटर है, मतलब ये सही है। पर यहां पे ऑप्शन सी, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ऑप्शन सी भी सही हो सकता है। ऑप्शन सी सही नहीं है क्योंकि यहां पे बोल रहे हैं कि आर इज मदर ऑफ पी। आर के जेंडर पता नहीं है तो ऑब्वियसली मदर भी हो सकता है या फादर भी, ये कंफर्मली बोल नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, अ मार्केट रिसर्चर डिवाइड्स अ सिटी इनटू 5 regions where variation within a region is little. There is maximum variation between region and randomly selects 100 households from each region. So entire population को 5 regions में बांट रहा है और each region में से 100 households को चूज कर रहा है। ये obviously ये stratified sampling है। अगर जब भी आप एंटायर पॉपुलेशन को नंबर ऑफ ग्रुप्स में अगर बांटे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाता है, स्ट्राटा होता है। फ्रॉम ईच स्ट्राटा आप मतलब रैंडम सैंपल को चूज करते हो, वही है स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग। फोर्थ क्वेश्चन जो है, frequency density of class interval may be defined as, it is a ratio of frequency of that class interval to what, the corresponding class length। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल टू व्हाट, करस्पॉन्डिंग क्लास लेंथ। Question number 5, Shiva invested an amount of rupees 12,000 at a rate of 10% per annum simple interest and 20% per annum simple interest and another amount at 20% per annum simple interest। ये है P2 और पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो P1 है और ये है R1 और सेकेंड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो R2 है। द टोटल इंटरेस्ट अर्नड एट द एंड ऑफ 1 year ऑन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज 14%। जब भी क्वेश्चन में R1 R2 और रिजल्टेंट रेट दिया जाए तो एक शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा है शॉर्टकट, एलिगेशन शॉर्टकट। R2 माइनस R इज टू R माइनस R1, R माइनस R1। ये किसका रेशियो होगा, R1 मीन P1 is to P2 का रेशियो होगा। P1 is to P2, जल्दी करेंगे। P2 R2 माइनस R, यहाँ पे R2 है 20 और यहाँ पे R जो है रिजल्टेंट रेट वो 14% है। 20 माइनस 14 is 6 और R माइनस R कितना है 14, R1 कितना है 10, 14 माइनस 10 is 4, यानी कि ये 3:2 है या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। और 6 पार्ट जो है वो P1 है, P1 कितना दे के रखा है 12,000। सो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेक कीजिएगा, 6 becomes 12,000 मीन्स व्हाट इज 1 पार्ट, 12,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है 2000 आ रहा है। मतलब आपको ये
फोर पार्ट्स को 2000 से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको यहाँ पे 8000 मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड जो है वो P1 प्लस P2 है। P1 है 12,000 एंड P2 जो है वो 8,000। सो 12,000 प्लस 8,000 गिव्स यू 20,000। सो ये रहा आंसर ऑप्शन बी। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, Mr. Ravi allocates a corpus of 50,000 into a term deposit account which accrues interest at the nominal rate of 10% compounded quarterly. What will be the effective rate? मैंने बताया कि ये पक्का क्वेश्चन होगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1 प्लस आई होल पावर एन माइनस 1 इंटू 100। यहाँ पे ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कौन से कंपाउंडिंग के लिए, क्वार्टरली कंपाउंडिंग के लिए। क्वार्टरली कंपाउंडिंग के लिए 10% जो है 10 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, यानी कि 2.5% हो जाएगा, है कि नहीं। और n इज इक्वल टू 4 है क्योंकि एक साल में 4 कंपाउंडिंग्स होंगे। यहाँ पे 1 प्लस आई 1 प्लस 2.5% प्रेस इंटू इक्वल टू कितने बार दबाना है, 3 बार, क्योंकि पावर 4 है। 1 2 3 हो गया, माइनस 1 इंटू 100 कीजिएगा, आपको आंसर आएगा 10.38%. Option C is the right answer. Moving on to the next question. Reena buys a refrigerator worth 25,000. She pays 5,000 upfront. Agrees to settle the remaining amount. Remaining amount कितना है, 20,000. 20,000 के लिए वो सेटलमेंट करनी है। यहाँ पे the unpaid balance carries an interest of 18% per annum compounded annually. Calculate the approximate value of each annual installment. जब भी each annual installment की बात होती है, ये definitely annuity है ना। So यहाँ पे 20,000 जो भी है वो लोन है। लोन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ये पीवी ऑफ ए आर। पीवी ऑफ ए आर फॉर्मूला क्या है इसका, ए डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल पावर एन। जो भी क्वेश्चन में ये दे के रखा है ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। ये जो भी है यहाँ पे यही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। अगर आपको पता नहीं है तो कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, सो पीवी ऑफ ए आर ये यहाँ पे जाएगा। पीवी ऑफ ए आर कितना है, 20,000 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर कितना है, 3.12717। सो इसका रिजल्ट आएगा 6,395.55. So nearest answer is 6,395. So option B is the right answer. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, a sum of money lent at a compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch 482 more if the interest was payable half yearly than if it was payable annually. So यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो टाइप ऑफ कंपाउंडिंग है, एक एनुअल कंपाउंडिंग और दूसरा हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 482 है, मतलब CI1 माइनस CI2 इज इक्वल टू 482। सो CI1 कौन सा ज्यादा होगा, डेफिनेटली हाफ ईयरली कंपाउंडिंग ही ज्यादा होगा देन द ईयरली कंपाउंडिंग। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों CI में P कॉमन है, P बाहर ले लेंगे और 1 प्लस I1 होल पावर N1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस I2 होल पावर N2 माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे 1 प्लस I1, सो I1 हम मान लेते हैं वो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का। सो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में आपको बस 10% मिलेगा, पूरा 20% नहीं मिलेगा। सो 1 प्लस 10% प्रेस इंटू प्रेस कितने साल के लिए, 2 साल के लिए कितने कंपाउंडिंग्स होंगे, 4 कंपाउंडिंग्स होंगे। सो 3 बार इक्वल टू दबाना है, बाद में m प्लस दबाना है क्योंकि ये पॉजिटिव वाला वैल्यू है। अब 1 प्लस I2 करेंगे, I2 यहाँ पे ईयरली कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट है। सो 1 प्लस 20%, ईयरली कंपाउंडिंग में पूरे 20% मिल जाएगा। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। सो प्रेस इंटू इक्वल टू एक ही बार दबाना है, बस यहाँ पे इसको स्टोर करना है, ये नेगेटिव है। सो m माइनस MRC, फिर इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, डिवाइड इक्वल टू दबा के इनटू 482 करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा 19,999.99 यानी कि 20,000। ऑप्शन डी is the right answer. Moving on to the next question, question number 9. If the two dice are rolled, then the probability of getting greater number on the first die than the other one, the one on the second, given that the sum should be equal to 7. यहाँ पे given बोल रहा है तो obviously ये conditional probability है। So conditional probability में आपको पता है जो भी event already occurred हो चुका है वो है sample space। So sum कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। sum 7 होने की कितने outcomes है, 6 outcomes है। कौन कौन से है, 1 6 2 4
1625 सॉरी 1625 3443 और 52 और 61, ये है 6 आउटकम्स फॉर सम इज इक्वल टू 7। ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। और इनमें से कौन से है वो फेवरेबल आउटकम्स? इनमें से फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से है? पहला नंबर दूसरे नंबर से, सेकंड नंबर से ज्यादा होना चाहिए। वो होगा डेफिनेटली ये 3 केसेस में, है ना। ये 3 केसेस में आप देख सकते हैं पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है और फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। ये 6 जो है 1 से बड़ा है। सो ऑब्वियसली 3 फेवरेबल आउटकम्स है आउट ऑफ 6, 3/6 है, यानी कि 1/2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 20, ऐसे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर चुका है मतलब मैराथन वीडियोस में। सो 1 to 20 आर मिक्सड अप एंड टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट ड्रॉन एज नंबर which is multiple of 3 or 5? यहाँ पे कितने इवेंट्स है? 2 इवेंट्स है। मल्टीपल ऑफ 3 एक इवेंट है और मल्टीपल ऑफ 5 इज अनदर इवेंट। व्हाट सेपरेट्स द इवेंट? और यानी यूनियन। सो आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ऑफ ए का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय और मल्टीपल ऑफ 3। सो कितने नंबर्स है मल्टीपल ऑफ 3 फ्रॉम 1 to 20? सो 20 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा आपको, 6.666, यानी कि आपको बस लेना है इंटीजर वैल्यू, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी numbers आर देयर? 1 to 20। सो n ऑफ ए तो 6 है और n ऑफ एस तो 20 है। सो n p ऑफ ए तो 6/20 हो गया। और p ऑफ b देखेंगे 20 डिवाइडेड बाय, सो मल्टीपल ऑफ कितने हैं? मतलब मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। सो 20/5 यानी कि 4 है। सो 4/20 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। अब ये इंटरसेक्शन बोले तो क्या होता है? नंबर मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल एज 5। उसके लिए क्या करना होगा आपको? एलसीएम ऑफ बोथ 3 and 5 लेना है। एलसीएम ऑफ 3 and 5 क्या है? 15। सो 20/15 करेंगे तो 1 point something आएगा, पर आपको लेना है बस इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि 1/20। सो इसका रिजल्ट आएगा 6 + 4 10 10 - 1 9। सो 9/20 सही आंसर है, ऑप्शन ए। 11th one, 2 variables x and y are related by 3x + 4y - 7 = 0 and mean deviation of x दे के रखा है और फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट इट्स मीन। सो कोएफिशिएंट ऑफ md अबाउट मीन ऑफ y पूछ रहे, तो ऑब्वियसली md डिवाइडेड बाय am इंटू 100, ये y के लिए पूछ रहे। सो ऑब्वियसली md ऑफ y फाइंड आउट करना है और am ऑफ y फाइंड आउट करना है। हमें जो दिया हुआ है वो am ऑफ x एंड md ऑफ x, इसको लेके आपको फाइंड आउट करना है am ऑफ y एंड md ऑफ y। am जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर है, तो क्या करना पड़ेगा? एंटायर इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये इक्वेशन में जो भी x वैल्यू है वहां पे मीन ऑफ x पुट करना है, यानी कि 3 × 1.2, क्योंकि मीन ऑफ x 1.2 है। -7 करेंगे, -7 हो गया, -3.4, -3.4। ये 4y जो है वो वहां पे जाएगा, -4y हो जाएगा, दोनों साइड माइनस कटेगा। सो 3.4 डिवाइडेड बाय 4 करने से आपको मिलेगा 0.85। सो am ऑफ y तो आ गया 0.85। अब md ऑफ y चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? md जो है वो डिस्पर्शन मेजर है। सो आपको पता है डिस्पर्शन ऑफ y इज इक्वल टू mod a by b इंटू डिस्पर्शन ऑफ x। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? 3 है और b का वैल्यू क्या है? 4 और डिस्पर्शन ऑफ x यानी कि md ऑफ x कितना है? 0.4। सो ये करने से आपको 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.4 रिजल्ट आएगा 0.3। सो 0.3 डिवाइडेड बाय 0.85 इंटू 100 करना है। 0.3 डिवाइडेड बाय 0.85 इंटू 100 करने से आपको आंसर आएगा 35.29, यानी कि नियरेस्ट आंसर ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, if in a class 50% of the students study mathematics and science, ये mathematics and science है, यानी कि n of a intersection b, mathematics को ये मान लेते हैं और science को b मान लेते हैं। 70% of the students study maths, यानी कि ये है n of a। अब यहाँ पे पूछ रहे what is the probability of a student studying science? So probability of b given that the student is already studying mathematics, यानी कि a को मैथमेटिक्स को ये मान लिया हमने और साइंस को बी मान लिया। सो ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्या है इसका? n ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय n ऑफ a, क्योंकि अकर्ड इवेंट a जो है वो सैंपल स्पेस बन जाएगा। अब n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना है? 5 है
50% है सॉरी, एंड n ऑफ ये कितना है 70%, सो ये 5/7 यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ कंपनी इज गिवन बाय दिस, और यहाँ पे x डिनोट्स क्या है, आउटपुट, x क्या डिनोट कर रहा है, आउटपुट को। फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट at which the average cost is minimum। पहले आपको एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करना है। एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय x। सो टोटल कॉस्ट 600x, इसको x से डिवाइड करेंगे तो 600 आएगा, 10x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो 10x आएगा, और x³ 2 को x से डिवाइड करेंगे तो x²/2 हो जाएगा। ये है एवरेज कॉस्ट, इसको हम y मान के जाएंगे, और यहाँ पे ये मिनिमम होना चाहिए तो उसका डेरिवेटिव पहले फाइंड आउट करना है, मिनिमम या मैक्सिमम, पहले डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। क्या है इसका डेरिवेटिव, -10 + 2x डिवाइडेड बाय 2 यानी कि -10 + x। अब ये डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करना है, सो dy/dx इक्वल टू 0, -10 + x इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 10। x का एक ही वैल्यू आ रहा है तो ऑब्वियसली उसी वैल्यू में वो फंक्शन मिनिमम होगा। अगर दो वैल्यूज आया होता तो क्या करना पड़ेगा आपको, d²y/dx² फाइंड आउट करना है, वहां पे जो वैल्यूज आया है वो वैल्यूज को पुट करना है। जो वैल्यूज में d²y/dx², जो वैल्यू में d²y/dx² पॉजिटिव निकलेगा वो ही है, उसी वैल्यू पे वो फंक्शन मिनिमम होगा। पर यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रहा है, ऑब्वियसली x इक्वल टू 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a दे के रखा है, b दे के रखा है और c दे के रखा है। आपको फाइंड आउट करना है a इंटू b इंटरसेक्शन c। ये तो 2,3 है, क्रॉस B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C बोले तो कॉमन बिटवीन B एंड C। क्या कॉमन है बिटवीन B एंड C, एक ही एलिमेंट है जो है वो 5। सो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। पहले 2 पेयर्स विद 5, सो 2,5, नेक्स्ट 3 पेयर्स विद 5, नेक्स्ट 3,5। सो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, यानी कि ऑप्शन D इज द राइट आंसर, 2,5 एंड 3,5। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is equal to 3 into e power x²। आपको फाइंड आउट करना है f' of x minus 2x into f of x plus 1/6 into f of 0 minus f' of 0। पहले f' of x को फाइंड आउट करते हैं, ये 3 तो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, ये x² को हम x मान लेते हैं, ये e पावर x जैसे दिख रहा है, e पावर x का डेरिवेटिव क्या है, e पावर x ही तो है। फिर ये जो भी हमने x मान के गया उसको डिफरेंशिएट करना है, x² का डेरिवेटिव है 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 into 2x 6x हो जाएगा, 6x into e पावर x², ये हमारा f' of x है। अब f' of x पहला टर्म है, मतलब 6x into e पावर x² हो गया, -2 into x into f of x। f of x के जगह में क्या है, 3 into e पावर x² प्लस 1/6 into f of 0। f of 0 बोले तो f of x में जहां पे x है वहां पे x का वैल्यू 0 पुट करना है, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो e पावर x², e पावर 0 हो जाएगा, e पावर 0 का वैल्यू क्या है, 1 है, 3 into 1 is 3। आ रहा है समझ में, सो 1/6 into 3 है, माइनस f' of 0। ये f' of x में पुट x इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ऑब्वियसली 6 into 0 0 ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं 6x into e पावर x², ये 2 3s are 6, 6x into e पावर x² ही तो है, सो ऑब्वियसली पहले और दूसरे सेकंड टर्म्स विल गेट कैंसल्ड, ऑब्वियसली जो बचा है 3/6 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख रखा है और यहाँ पे बोल रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर है। सो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, हर एक टर्म को x से डिवाइड करना है, वो है एवरेज कॉस्ट, यानी कि 50 माइनस 5x प्लस x²/6, ये है एवरेज कॉस्ट। ये किसके बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट का बराबर है। सो ऑब्वियसली ये मार्जिनल कॉस्ट चाहिए कॉस्ट फंक्शन से, तो क्या करना है, कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ 50x क्या है, 50। डेरिवेटिव ऑफ 5x² क्या होता है, 10x। डेरिवेटिव ऑफ x³ क्या होता है, 2x²/6। अब सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करते हैं, 50-50 पहले कैंसिल हो जाएंगे, ये -10x यहाँ पे आके प्लस 10x माइनस 5x 5x है, और 2x²/6, ये x²/6 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, x²/6 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली a बनेगा -x²/6, है कि नहीं, सही है, ओ सॉरी इट्स माय बैड। डेरिवेटिव ऑफ x³ क्या होता है, 3x²/6 है, सॉरी 3x²/6, ये x²/6 वहां पे जाके 3x²/6 माइनस x²/6 इज 2x²/6 हो जाएगा। यहाँ पे यू कैन कैंसिल वन ऑफ द x
वन ऑफ द x जो बचा है 6 5 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू 5। आ गया समझ में? डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर बाई 6, ये 3x स्क्वायर बाई 6 है, और x स्क्वायर बाई 6 को वहां पे लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा, एक x कैंसिल कर सकते हैं आप, सो बचा है 30/2, दैट इज व्हाट इज x वैल्यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, विच द फॉलोइंग इंडेक्स डज नॉट satisfy टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट को जो सेटिस्फाई करते हैं वो मार्शल्स इंडेक्स एंड Fisher's index. So Pasch's index doesn't satisfy. Actually, if you see, even Bowley's index doesn't satisfy what टाइम रिवर्सल टेस्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, इट्स एन एम्बिग्यूअस क्वेश्चन, क्योंकि दोनों बाउलीज एंड पैशीज इंडेक्स डू नॉट सेटिस्फाई। सो ICAI will take a call on this. It is actually an ambiguous question. चाहे ICAI ग्रेस मार्क भी दे सकता है। Question number 18. The property of an index number that allows shifting of base year without referring each year to the original base year. So without referring each each year to original base year is tested by which of the following? यहाँ पे definitely circular test, क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिएगा circular test के लिए 0 1 2, देखो यहाँ पे 0 से आप शुरू कर रहे हैं, so 1 के लिए base year 0 है और 2 के लिए base year 1 है और ये 0 के लिए बेस ईयर 2 है, मतलब बेस ईयर शिफ्ट हो रहा है कौन से इंडेक्स नंबर में? डेफिनेटली वो सर्कुलर टेस्ट में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द टेस्ट ऑफ शिफ्ट एबिलिटी ऑफ द बेस इज कॉल्ड, डेफिनेटली सर्कुलर टेस्ट ही तो है। सो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है ना। 20th क्वेश्चन, ए एंड बी आर सिस्टर्स, कैसे मार्क करेंगे ए एंड बी को? बिसाइड्स ईच अदर, सिस्टर्स बोले तो फीमेल है। बी इज द वाइफ ऑफ सी, सो बी सी का हस्बैंड है, सॉरी बी इज अ वाइफ ऑफ सी, यानी कि बी सी की वाइफ है, सो सी इज हस्बैंड ऑफ बी। D is the son of E, so अभी मार्क नहीं कर सकते हैं। F is the daughter of B, so F B के नीचे daughter बोले तो फीमेल है। G is husband of A, so A का husband is G। अब और एक है E is father of B, so E B के ऊपर father, और E पता है, so we'll go back to the previous statement, the third statement, sorry। D is son of E, यानी कि D E का बेटा है, ऑब्वियसली B का भाई है ना, B का भाई है, so ऑब्वियसली D यहाँ पे होना चाहिए, भाई है B का। so अब ये दिख रहा है ना आपको, किसका भाई होना चाहिए? D होना चाहिए B का भाई, तभी वो E का बेटा है। सो मतलब वो किसका भाई भी है? A का भाई भी है, B का भाई भी है, A एंड B दोनों का भाई है D। अब हो गया, हु इज द ब्रदर ऑफ B? B के लिए भाई कौन है? वो D है। ऑप्शन B इज द राइट आंसर। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ बोले तो ऑब्वियसली अ पर्सन इन द फोटोग्राफ, मैं पर्सन मान लेता हूं उसको, पर्सन, फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सॉरी बॉय है फोटोग्राफ में, बॉय इज अ रेफरेंस पर्सन। कौन बोल रहा है? सुरेश इज अ स्पीकर। ये विद इन द कोट्स बन रहा है स्टेटमेंट, सो ही बोले तो कौन है? बॉय। ईज, जो भी आफ्टर ईज आता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, कौन है वो? सन। सो सन पे स्प्लिट करना है क्योंकि वर्ड ऑफ आ रहा है, सो ऑब्वियसली किसका बेटा है वो? ओनली सन का बेटा है, सो ओनली सन लिखना चाहिए। यहाँ पे स्प्लिट करना है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग वर्ड ऑफ है। किसका ओनली बेटा है ये? ओनली सन किसका ओनली बेटा है? माई मदर का। सो माई मदर, यहाँ पे ये माई मदर बोले तो किसकी माँ है? ऑब्वियसली सुरेश की माँ है। सो सुरेश की माँ की इकलौता बेटा सुरेश ही होगा, है ना। ओनली सन, जो भी ओनली सन है वो सुरेश ही है ना, वो सुरेश ही है। How is Suresh related to that boy? Suresh is father to that boy. Moving on to the next question. A is the son of C. C का बेटा है A. C and Q are sisters. C and D sisters है। Z is the mother of Q. So Z is the mother of Q. Oh, C and Q are sisters. Sorry, not D. C and Q are sister. Z is the mother of Q. So Z Q के ऊपर, and P is the son of Z, so obviously P Q and C के भाई है।
which of the following statement is true? P is the maternal uncle of A. Definitely A के लिए Q माँ है, माँ का भाई जो है वो डेफिनेटली मैटरनल अंकल. P डेफिनेटली मैटरनल अंकल ऑफ A. So A is the right answer. यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है मैंने बताया. जब भी दो पीपल के बीच में प्लस या माइनस है या कोई सिंबल है जो रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसी से सॉल्व करना है. इफ इट इज गिवन दैट D इंटू ई प्लस एफ, कैसे सॉल्व करना है इसको, पहले आपको लेना है पहले दो लोगों को, D इंटू ई इंटू कौन से स्टेटमेंट में है, थर्ड स्टेटमेंट में. A इंटू बी मतलब A इज ब्रदर ऑफ B. D इंटू ई मतलब D इज ब्रदर ऑफ E हो गया. अब नेक्स्ट टू पर्सन इज E प्लस F. प्लस बोले तो क्या है, फर्स्ट पर्सन इज अ फादर ऑफ सेकेंड पर्सन, मतलब E इज अ फादर ऑफ F. E किसका पापा है, F का पापा है. अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है, which of the following is true? D is father of F, definitely नहीं है. D is uncle to F. D is grandfather of F, definitely नहीं है. D is uncle of F, definitely D is uncle of F. Option C is the right answer. आगे बढ़ते हैं 24th पे. Bank B provides loans at 15% per annum compound interest. Mr. XYZ borrowed 3,200 for 2 years from a bank. Then how much interest must XYZ pay to his bank? Obviously CI we have to find out. क्या है फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस आई होल पावर n माइनस 1. यहाँ पे कौन सा कंपाउंडिंग है कोई मेंशन नहीं हुआ है, ऑब्वियसली एनुअल कंपाउंडिंग है. सो एनुअल कंपाउंडिंग में 15% ही बनेगा. सो 1 प्लस 15%, सो 1 प्लस आई हो गया. इसका पावर 2 में रेज करना है, प्रेस इंटू प्रेस इक्वल माइनस 1 इंटू 3,200. सो इसका रिजल्ट आएगा 1032, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इफ द अमाउंट इज कंपाउंडेड एनुअली सो दैट इट इज ट्रिपल्ड इटसेल्फ. सो A इज इक्वल टू 3P है, यानी कि P इंटू 1 प्लस आई होल पावर n. यहाँ पे P कटेगा, सो 3 इज इक्वल टू I. सो यहाँ पे I फाइंड आउट करना है, और कितने साल में, 4 साल में. अगर आप ध्यान से देखें तो ये है 3 पावर 1/4. अगर 1/4 को वहां पे लेके जाएंगे तो 1.316 होल पावर प्लस होल पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि अगर पावर को ट्रांसपोज करेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एक जैसे दिख रहा है, बस I के जगह में क्या है 0.316, यानी कि 0.316 इंटू 100 करने से आपको क्या आएगा, 31.6% आएगा. ऑप्शन सी सही है, या फिर ऑप्शन हिटिंग से भी कर सकते हैं इसको. 26 वाला क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 years, देन इन हाउ मेनी years इट विल बिकम 4 times of itself assuming the simple interest. इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट दे के रखा है. क्या है, T2 पूछ रहे, क्या है, A2 minus 1 by A1 minus 1 into T1. यहाँ पे सेकेंड अमाउंट 4 times है, 4 minus 1 is 3. फर्स्ट अमाउंट डबल बोले तो 2 है, 2 minus 1 is 1. और टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट अमाउंट कितने हैं, 8 साल. सो ऑब्वियसली 3 8s are 24 years. ऑप्शन सी राइट आंसर है. 27th क्वेश्चन लेंदी है तो लास्ट पार्ट देख लीजिएगा. क्या पूछ रहे हैं, देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय XYZ इन ईच मंथ, यानी कि ईच मंथ बोले तो क्या है, ये एन्यूटी है. यहाँ पे एन्यूटी पूछ रहे, मतलब ये वैल्यू पूछ रहे. यहाँ पे ये 50,000 क्या है, इफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्यूटी, मतलब फ्यूचर वैल्यू दे के रखा है. ये कौन से मतलब एन्यूटी है, रेगुलर है या ड्यू है, वो देखना है. अगर ड्यू होना चाहिए तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे और स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ऐसा देना है. सो ऑब्वियसली इसमें कोई ऐसा वर्डिंग्स नहीं है. सो ऑब्वियसली ये FV ऑफ AR होगा. सो A इंटू 1 प्लस आई होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय I. इसमें ये 1 प्लस आई होल पावर n दे के रखा है. सो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, ए का वैल्यू पता करना है, तो ऑब्वियसली 1 प्लस आई होल पावर n का वैल्यू इस्तेमाल कीजिएगा. मतलब ये वैल्यू 1 कितना है, 1.104622 माइनस 1 कीजिएगा, डिवाइडेड बाय कितने परसेंट है, 12% नहीं है, ये 1% है, क्योंकि 12% पर एनम ये मंथली है. सो 12% बिकम्स 1%. सो टाइप 1 प्लस अ परसेंटेज. अब इसको कहाँ पे लेके जाना है, वहां पे लेके जाना है, डिवाइड इक्वल इनटू FV ऑफ AR कितने देके रखा है, 50,000.
है ना। सो कितना आएगा 4779, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 28th क्वेश्चन, इफ टू सैंपल्स ऑफ साइज 30 and 20 हैव मीन्स, ये x1 बार है और x2 बार है, ये n1 और ये n2 है, और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डिविएशन s1 और s2 है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहे कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। जब भी कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा जाए तो ऑब्वियसली आपको फाइंड आउट करना है पहले xc बार को, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। जल्दी कैलकुलेशन कीजिएगा। n1 इज 30 into x1 bar is 55 m plus, next n2 is 20 into x2 bar is 60 m plus mrc divided by n1 plus n2। 30 plus 20 कितना है 50, 30 plus 20 कितना है 50। आपको आंसर आएगा 57, यानी कि xc बार इज 57। xc बार इसलिए चाहिए कि अगर आपको d1 स्क्वायर एंड d2 स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो xc बार चाहिए। सो वो क्या होता है x1 बार माइनस xc बार द होल स्क्वायर, d2 स्क्वायर होता है x2 बार माइनस xc बार द होल स्क्वायर। x1 बार कितना है यहाँ पे 55, xc बार 57, 55 माइनस 57 इज माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 4, d2 स्क्वायर। x2 बार कितना है 60 माइनस x बार कितना है 7, 57, 60 माइनस 57 इज 3 का स्क्वायर कितना है 9। अब बस कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। बस कैलकुलेशन कीजिएगा। n1 कितना है 30 इंटू s1 5 है, 5 का स्क्वायर 25 क्योंकि s1 स्क्वायर है वहां पे, m प्लस n2 कितना है 20 इंटू s2 6 है, 6 का स्क्वायर 36 m प्लस कीजिएगा, और n1 30 अगेन इंटू d1 स्क्वायर कितना है 4 है, m प्लस प्रेस कीजिएगा, और n2 कितना है 20 इंटू d2 स्क्वायर इज 9 m प्लस mrc, फिर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 कितना है 50, प्रेस इक्वल, प्रेस द रूट। आपको आंसर आएगा 5.949, यानी कि 5.95 इज द नियरेस्ट आंसर। आगे बढ़ता है 24th क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 125। अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, मतलब इक्वल स्पेसिंग बन रहा है। सो जब भी इक्वल स्पेसिंग बन रहा है डेफिनेटली मीन इज एवरेज ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज या जस्ट द मिडल वैल्यू। अगर मिडल वैल्यू सिंगल मिडल वैल्यू है तो सिंगल मिडल वैल्यू को ही मीन मान सकते हैं, अगर दो मिडल वैल्यू है तो बस एवरेज ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज को ले लीजिएगा। यहाँ पे सिंगल मिडल वैल्यू है तो सो ऑब्वियसली x प्लस 5 ही मीन है। सो ऑब्वियसली वो क्या है 125 के बराबर है, x क्या होता है 125 माइनस 5 120 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y दे के रखा है, रेंज ऑफ x दे के रखा है, कितना है 24, रेंज ऑफ y। ये डिस्पर्शन मेजर या सेंट्रल टेंडेंसी मेजर, रेंज डिस्पर्शन मेजर है। सो आपको पता है डिस्पर्शन ऑफ y इज मॉड a बाई b इंटू डिस्पर्शन ऑफ x। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 5 और b का वैल्यू 3 है, ये मॉड है इसलिए पॉजिटिव ले रहा हूं मैं। डिस्पर्शन ऑफ x कितना है 24, सो 5/3 इंटू 24, इसका रिजल्ट आएगा 40, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगेन रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई देके रखा है और मोड ऑफ एक्स, ये सेंट्रल टेंडेंसी मेजर है। जब भी सेंट्रल टेंडेंसी मेजर पूछा जाए तो ऑब्वियसली एंटायर इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मोड ऑफ एक्स 15 है तो क्या करना है आपको 2 इंटू 15 30 माइनस 3 27, ये माइनस 3y वहां पे जाके प्लस 3y हो जाएगा। ये 27 डिवाइडेड बाई 3 9 है, यानी कि मोड ऑफ y इज 9। ऑप्शन डी सही आंसर है। 32nd वाला क्वेश्चन, यहाँ पे f ऑफ x दे के रखा है और g ऑफ x दे के रखा है। सो आपको पूछ रहे f ऑफ g ऑफ x यानी कि फॉग। सो g ऑफ x को हमें मानना है क्या है x को x मानना है। सो ये f ऑफ x जैसे दिख रहा है। सो f ऑफ x क्या होता है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब ये यहाँ पे x के जगह विद इन द ब्रैकेट क्या लिखना है, जो भी यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है उसी को लिखना है। अंडरलाइन किसको किया है मैंने, g ऑफ x को। सो g ऑफ x क्या होता है 2x प्लस 3, सो ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 होना चाहिए। बस इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। 2x प्लस 3 a प्लस b जैसे दिख रहा है, a प्लस b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2x द होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर इज 9 प्लस 2ab, 2 इंटू 2x इज 4x, 4x इंटू 3 इज 12x, प्लस 3 इंटू 2x इज 6x, प्लस 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऑब्वियसली 12x प्लस 6x इज 18x और 9 प्लस 9 इज 18, 18 माइनस 1 इज 17, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 33rd क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रेगुलर क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। सो जब भी
आई मीन क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जीपी सीरीज कंसिस्ट ऑफ 2n नंबर्स, मतलब 2n नंबर्स हमेशा इवन नंबर्स ही होंगे। अगर वो जीपी में है या एपी में है, चेक करने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए, तो ऑब्वियसली 2n टर्म्स इवन है, इसलिए हमें हमें 3 टर्म्स नहीं मानना है, लेना है, यानी कि क्योंकि यहाँ पे 2n नंबर्स दे के रखा है, ऑब्वियसली ये इवन नंबर्स है, सो 3 नंबर्स नहीं यहाँ पे बल्कि 4 नंबर्स को लेना पड़ेगा। कौन कौन से नंबर्स लेंगे? 2, 4, 8, 16 मान के जाएंगे, सो 4 टर्म्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू n दे के रखा है, यानी कि ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। जो भी n का वैल्यू पुट किया जाए तो ऑब्वियसली वो इवन ही मिलेगा। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि द ऑड प्लेसेस का सम जो है वो S1 है। ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स कौन कौन से हैं? 2 and 8, उनका सम क्या है? 10, और ये S1 है। और इवन प्लेस वाले टर्म्स का सम जो है वो S2 है। मतलब इवन प्लेस वाले सम टर्म्स कौन कौन से है? 4 और 16, उसका सम क्या है? 20 आएगा। अब यहाँ पे ये टर्म्स को देख लीजिएगा ध्यान से, इसका कॉमन रेशियो क्या बन रहा है? R इज इक्वल टू क्या है? 2 है। अब ये R इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली S1 S2 के बीच में कौन सा रिलेशनशिप बनेगा? डेफिनेटली S2 बाय S1 ही बनेगा, क्योंकि S2 20 है और S1 10 है, 20 by 10 इज 2 ही तो है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इट्स वन ऑफ द प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 34th। f of x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एक्स। यहाँ पे पूछ रहे f of 1 बाय एक्स। ये f of 1 बाय एक्स को हम मानते हैं x, यहाँ पे ये कैसे दिख रहा है? f of x जैसे दिख रहा है। f of x क्या होता है? 1 प्लस 1 बाय एक्स। अब 1 बाय एक्स के जगह में क्या लिखना पड़ता है? 1 बाय f of 1 बाय एक्स, क्योंकि मेरा x यहाँ पे f of 1 बाय एक्स है। देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय, इसको ये जो भी है, मैं जो भी एनसर्कल कर रहा हूं इसको x मान लेता हूं, सो ऑब्वियसली ये f of x जैसे दिख रहा है। f of x क्या होता है? 1 प्लस 1 बाय एक्स, पर x के जगह में क्या पुट करना है? 1 बाय एक्स पुट करना है। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 प्लस एक्स ऊपर जाके 1 प्लस x हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस एक्स है और न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे फंक्शन दे के रखा है और x इक्वल टू अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 5, व्हाट वैल्यू मस्ट बी असाइन टू f of 5 इफ f of x इज टू बी अ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। x स्क्वायर माइनस 25 बेसिकली x प्लस 5 इंटू x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। x माइनस 5 कटेगा, ऑब्वियसली जो बचा है वो x प्लस 5। अगर x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन पे। 36 क्वेश्चन, विच इंडेक्स नंबर मेथड यूजेस करंट ईयर क्वांटिटीज एज वेट्स। करंट ईयर क्वांटिटीज को यूज करने वाला इंडेक्स नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली ये पैस्टीज इंडेक्स है। बेस ईयर क्वांटिटीज को यूज करने वाला इंडेक्स नंबर कौन सा है? लास्ट ईयर। करंट ईयर क्वांटिटीज को यूज करने वाला इंडेक्स नंबर कौन सा है? पैस्टीज इंडेक्स है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई 0.6 है। यू एंड वी आर रिलेटेड। सो क्या फाइंड आउट करना है? आर यू वी फाइंड आउट करना है। आर एक्स वाई दे के रखा है, आर यू वी भी 0.6 ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज, पर साइन चेंज भी हो सकता है या सेम भी रह सकता है। सो उसको कैसे चेक करेंगे? ये वाला इक्वेशन में u को एक जगह में रखेंगे और उसको पॉजिटिव ही रखेंगे, दूसरे टर्म्स को वहां पे मतलब RHS में लेके जाएंगे। सो माइनस एक्स बन जाएगा और प्लस 3 माइनस 3 बन जाएगा। और यहाँ पे ये इक्वेशन में v को सेपरेट करना है, वो v पॉजिटिव रहना चाहिए और y वहां पे जाएगा तो माइनस वाई प्लस 2। अब ये सेपरेशन करने के बाद x एंड y के साइंस देखना पड़ेगा। सो दोनों का साइन अलग अलग से है। सो ऑब्वियसली आर यू वी जो है वो नेगेटिव ऑफ आर एक्स वाई है। आर एक्स वाई तो 0.6 है, सो नेगेटिव ऑफ 0.6 इज माइनस 0.6, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑफ 10 कैंडिडेट्स, यानी कि n इज इक्वल टू 10 ऑफ 2 जजेस इज 0.5, मतलब r दे के रखा है। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट द डिफरेंस इन रैंक्स ऑफ वन ऑफ द कैंडिडेट वाज रॉन्गली टेकन, मतलब ये d रॉन्ग है, ये d रॉन्ग है और ये है d करेक्ट। करेक्ट वैल्यू डिफरेंस इन रैंक्स का करेक्ट वैल्यू 7 है, रॉन्ग वैल्यू 3 है। सो इसको
दो ही स्टेप में कैसे बनाएंगे मैंने आपको सिखाया है, मतलब मैराथन वीडियो में भी आपको सिखाया है और रेगुलर क्लास में भी सिखाया है। सो क्या है आर का फॉर्मूला, 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। यहाँ पे पहले आपको ये समेशन डी स्क्वायर का वैल्यू जो है उसको पता करना है, उसमें से रॉन्ग वैल्यू ऑफ डी को सब्ट्रैक्ट करना है और करेक्ट वैल्यू ऑफ डी को, सॉरी रॉन्ग वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है और करेक्ट वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर को ऐड करना है, बल्कि आपको समेशन डी स्क्वायर करेक्ट वैल्यू मिल जाए। पहले आपको समेशन डी स्क्वायर रॉन्ग वैल्यू पता करना है। सो बस आपको यहाँ पे समेशन डी स्क्वायर को रखना है, बाकी सब वहां पे भेजना है। सो कौन सा टर्म को वहां पे भेजना है, पहले ये 1 को वहां पे भेजना है। पहले r का रॉन्ग वैल्यू क्या है 0.5, टाइप 0.5, ये 1 यहां पे आएगा तो -1 हो जाएगा। सो इसका रिजल्ट क्या है -0.5। ये नेगेटिव को पहले आप पॉजिटिव कैसे बनाओगे, ये -0.5 जो भी आ रहा है उसको प्लस और माइनस दबाइएगा। सो ऑब्वियसली ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये 1 को भेजने के बाद ये n क्यूब माइनस n को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो इनटू व्हाट इज n क्यूब, n कितना है 10, 10 का क्यूब कितना है 1000 माइनस 10 990 है। सो इनटू 990 करना है और ये 6 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइडेड बाय 6 कीजिएगा 82.5। ये समेशन डी स्क्वायर रॉन्ग का वैल्यू जो भी है वो 82.5। अब डी स्क्वायर करेक्ट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, 82.5 से जो भी रॉन्ग वैल्यू ऑफ डी है उसका स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। डी का रॉन्ग वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 9 है, सो सब्ट्रैक्ट करना है, और 7 का स्क्वायर 49 है, उसको ऐड करना है। 82.5 माइनस 9 प्लस 49, इसका रिजल्ट है 122.5। बस आपको ये समेशन डी स्क्वायर करेक्ट वैल्यू को ये फॉर्मूला में रखना है और r का वैल्यू पता करना है। सो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला एक्चुअली माइनस है, सो हमने वो पॉजिटिव बना दिया फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। सो फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। देखो 6 इंटू 122.5, 6 इंटू 122.5 डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन कितना है 990। इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, प्लस और माइनस, फिर 1 को ऐड करना है। सो 0.2575 यानी कि 0.26 इज द नियरेस्ट आंसर। 39th क्वेश्चन, Fisher's ideal price index is defined as dash of Laspeyres and Paschis. Obviously ये है geometric mean of Laspeyres and Paschis. Fisher's is geometric mean of Laspeyres and Paschis. 5 friends P Q R S T are sitting in a row. S is between T and Q, ये श्योर नहीं है। Q is immediate left of R, ये श्योर है। R के immediate left में Q है, और Q के बारे में एक स्टेटमेंट बन रहा है S is between T and Q, so obviously S यहाँ पे होना चाहिए और T यहाँ पे होना चाहिए, ताकि S is between T and Q हो गया। अब P is immediate left of T, so obviously P T के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए। Who is sitting at the extreme left end? Obviously P, यानी कि ऑप्शन D is the right answer। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। 6 फ्रेंड्स P Q R S T U are sitting at around a hexagonal table। एक हेक्सागोनल टेबल है। ये वाला क्वेश्चन मैंने वो एग्जाम के एक दिन पहले का जो प्रैक्टिस सेशन मैंने बनाया, सो वो प्रैक्टिस सेशन में ये क्वेश्चन था। ज्यादा क्वेश्चंस ये जो भी क्वेश्चन पेपर में है ज्यादातर वो क्वेश्चंस उनमें से थे, है ना। सो यहाँ पे P is second to the left of U, ये श्योर वाला स्टेटमेंट है। सो U को यहाँ पे बिठाते हैं। सेकंड लेफ्ट ऑफ U कहाँ पे है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट यहाँ पे है P। अब Q is the neighbor of R and S। Q R S एक साथ बैठेंगे, 3 पोजीशन में बैठेंगे। सो ऑब्वियसली Q यहाँ पे, R and S कहाँ पे बैठेंगे वो डिपेंड करता है दूसरे स्टेटमेंट से। सो T इज सेकंड लेफ्ट ऑफ S, वो होना चाहिए तो ऑब्वियसली S यहाँ पे बैठना चाहिए, R यहाँ पे बैठना चाहिए, ताकि सेकंड लेफ्ट ऑफ S ये पोजीशन बनेगा, वहीं पे भी T बैठेगा। सो विच वन इज सिटिंग ऑपोजिट टू S? S के ऑपोजिट में कौन बैठ रहा है? सो ऑब्वियसली P। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 42nd क्वेश्चन। इन अ लाइन A सिट्स सेकंड 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से ए का पोजीशन क्या है 12th। लेफ्ट एंड से ए का पोजीशन 12 है, और बी का पोजीशन क्या देख लीजिएगा, बी इज सिटिंग 20th फ्रॉम द राइट पर 5th टू द लेफ्ट ऑफ ए। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट, यहाँ पे बी बैठेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉरी फिफ्थ लेफ्ट, है ना। फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट, यहाँ पे बी बैठेगा। और ये बी का पोजीशन क्या है राइट से,
राइट से 20 है, बी का पोजीशन राइट से 20 है। अगर बी का पोजीशन राइट से 20 है, ए का पोजीशन राइट से क्या है 19, 18, 17, 16, 15। सो ए का पोजीशन राइट से क्या है 15th फ्रॉम राइट। बस आपको क्या करना है, ए के लेफ्ट में कितने हैं, ए के राइट में कितने हैं। सो ए के लेफ्ट में 11 है और ए के राइट में 14 है ना। 14 15 फ्रॉम द राइट बोले तो ऑब्वियसली ए के राइट में 14 पीपल होंगे, पर इंक्लूडिंग ए कितने होंगे 26 लोग वो लाइन में होंगे, यानी कि ऑप्शन बी इज द आंसर। पहले आपको क्या करना है, ए के लेफ्ट में कितने हैं और ए के राइट में कितने हैं वो काउंट करना है, इंक्लूडिंग ए कितने लोग हैं वो लाइन में ऑब्वियसली 26 है। 43rd क्वेश्चन, 8 persons PQ, RS, TU, VW are sitting around a circular table facing the center. कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले आपको शॉर्ट स्टेटमेंट को लेके मार्क करना है। यहाँ पे 2 persons sit between Q and W, वो श्योर नहीं है तो उसको मार्क नहीं कर सकते हैं। V is immediate left of W, V is immediate left of W, W के immediate left में है V। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट शॉर्ट स्टेटमेंट कौन से बन रहा है। यहाँ पे R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, R जो है वो T के इमीडिएट लेफ्ट में है, R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। सो T को कहाँ पे बिठाएंगे और S को कहाँ पे बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे कि 3 persons are between S and T, 3 persons are between S and T। सो अगर मैं T को यहां पे बिठाओ और S को यहां पे बिठाओ, सो ऑब्वियसली S के इमीडिएट लेफ्ट में T है, सॉरी R को यहां पे बिठाना है, R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, वो बन रहा है। और S के राइट ऑफ मतलब S एंड T के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। सो T यहां पे बैठेगा क्योंकि 1 2 3 3 लोग बिटवीन S एंड T हो गया। और विथ रेस्पेक्ट टू U एंड V कौन से स्टेटमेंट बन रहा है, Q एंड W, 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड W। सो Q को लेफ्ट साइड ऑफ W बना नहीं सकते, सो ऑब्वियसली Q यहां पे बैठेगा, हो गया। और नेक्स्ट क्या हो रहा है, U is not a neighbor of P, U P का नेबर नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली U को कहां पे बिठा सकते हैं। और उससे पहले P के लिए एक स्टेटमेंट बन रहा है, क्या है, 1 person sit between P and Q, 1 person sit between P and Q। सो यहां पे Q वहां पे बैठ नहीं सकता है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा चलिए फिर से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 8 friends PQ, RS, TU, VW are sitting around a circular table, ओके 8 पोजीशंस है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड W, श्योर नहीं है। V इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, W के इमीडिएट लेफ्ट में V है। और W के बारे में एक स्टेटमेंट बन रहा है, 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड W। हम मान लेते हैं Q यहाँ पे है, सो Q एंड W के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। अब देखो क्या बता रहा है, और एक शॉर्ट स्टेटमेंट बन रहा है, क्या है यहाँ पे, R sits immediate left of T, मतलब R and T नेबर्स होना चाहिए, R and C इमीडिएट नेबर्स, R and T इमीडिएट नेबर्स होना चाहिए। सो और R sits immediate left of T बोले तो T कहाँ पे होना चाहिए, T यहाँ पे और R यहाँ पे। अब देख लीजिएगा R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T हो गया। और T को यहाँ पे इसलिए मैंने बनाया क्योंकि T एंड S के बीच में 3 लोग हैं, T एंड S के बीच में 3 लोग हैं, ताकि S को यहां पे पोजीशन कर सकूं। सो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या बन रहा है, कौन, U इज नॉट अ नेबर ऑफ P, U P का नेबर नहीं हो सकता है। और P के बारे में क्या स्टेटमेंट बन रहा है, 1 पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q, सो बोले तो P यहां पे होना चाहिए, U यहां पे होना चाहिए, हो गया। अब क्वेश्चन में क्या है, which of the following statement is correct, Q sits immediate right of U, Q is not immediate right of U, Q is actually immediate left of U। ये actually above the half circle बोले तो right is left, left is right, ये सही नहीं है। 1 person sit between P and S, नहीं, ये immediate neighbors है। 1 person sit between S and U, definitely S and U के बीच में एक बंदा बैठ रहा है। So obviously option C is the right answer। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The present value of an annuity of 90,000, annuity is 90,000, ये है और ये है N।
5.5% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट आई। यहाँ पे 1 प्लस आई होल पावर एन का वैल्यू तो देकर रखा है, पर ये 1 प्लस आई नहीं है, 1.055 होना चाहिए था, ये गलत है, पर ये वैल्यू सही है। 1.055 का पावर होल पावर 13 इज ओनली 2.0058। अब यहाँ पे पूछ रहे क्या है, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहे, सो ऑब्वियसली पीवी ऑफ, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहे तो ऑब्वियसली ए आर है, सो ए बाय आई इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल पावर एन। पहले ये सेकेंड वाला टर्म को सॉल्व कीजिएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल पावर एन का वैल्यू 2.0058 है, इसको नेगेटिव बनाते हैं प्लस और माइनस, फिर 1 को ऐड करते हैं प्लस 1 इंटू 90,000 डिवाइडेड बाय आई कितना है 5.5%। अब इसका वैल्यू आएगा 8,20,547.68। द नियरेस्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज को दे के रखे हैं, सो ऑब्वियसली 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, मतलब इसको 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 मान के लाइन को ड्रॉ करना है। पहले लाइन को ड्रॉ करेंगे, अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा, सो 4,0 इज x इंटरसेप्ट। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 8 हो जाएगा, यानी कि 0,8 इज द y इंटरसेप्ट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहला लाइन तो मिल गया। अब सेकेंड लाइन के लिए मैं ब्लू का इस्तेमाल करूंगा, सो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 12 मानना है लाइन को ड्रॉ करने के लिए। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी कि 0,12 समवेयर हियर और 12,0 समवेयर हियर। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ताकि आपको वो सेकंड वाला लाइन मिल जाए। सो अब थर्ड लाइन के लिए मैं ब्लैक इस्तेमाल करूंगा। थर्ड लाइन के लिए x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 17 है, यानी कि 0,17 समवेयर हियर। अब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या है 34 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 11.333 समवेयर हियर। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ताकि आपको 11.333,0 मिल जाए, है ना। 11.333,0 का पॉइंट यही है, सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो लाइन मिल जाएगा। सो तीनों लाइंस हो गया। अब पहला मतलब रेड एंड ब्लू लाइंस के लिए ये ग्रेटर देन है तो ऊपर ही होना चाहिए, और ब्लैक लाइन के लिए लेसर है यानी कि नीचे होना चाहिए। तो कॉमन रीजन कहां बनेगा, कॉमन रीजन बनेगा यहां पे, जो भी शेडिंग कर रहा हूं मैं वही है कॉमन रीजन। ये कॉमन रीजन विद इन द बाउंड्री आ रहा है तो बाउंडेड है और फीजिबल भी है। अगर कॉमन रीजन है तो डेफिनेटली फीजिबल है, सो ये बाउंडेड भी है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 80,000 grows to x। 80,000 is the principal, it grows to x, that means amount in 3 years, compound interest annually, when compounded annually at 8% per annum, the value of x। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, अमाउंट पूछ रहे हैं। सो क्या है, a is equal to p into 1 plus i whole power n, so 1 plus कितने परसेंट है 8%, 1 plus 8% press into equal to 2 times because power is 3 into principal is 80,000, result आएगा इसका 1,776.96, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ 30 lakhs इज डिपॉजिटेड, यानी कि ये प्रेजेंट वैल्यू है। आपको फाइंड आउट करना है सी आई। क्या है फॉर्मूला सी आई का, p इंटू 1 प्लस आई होल पावर n माइनस 1। यहाँ पे i कितना बनेगा 16% कंपाउंडेड क्वार्टरली, सो 16/4, यानी कि i इज इक्वल टू 4% और n इज इक्वल टू 4 कंपाउंडिंग्स इन 1 ईयर। कितने साल के लिए, एक ही साल के लिए। सो अब कैलकुलेशन करो, 1 प्लस 4% प्रेस इंटू इक्वल टू 3 टाइम्स 1 2 3, देन माइनस 1 इंटू 30 lakhs, 3 फॉलोड बाय 6 zeros। द रिजल्ट इसका आएगा 509575.68, सो 5,09,575। सो कौन सा करेक्ट है, नियरेस्ट आंसर इज 5,09,576। 48th क्वेश्चन, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 इंटू 100, है ना। सो Q3 चाहिए तो आपको क्या करना है, 3/4 इंटू n प्लस 1 द होल वैल्यू करना है। सो यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है। 7 प्लस 1 कितने होंगे 8, 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 करने से आपको 6th वैल्यू आएगा। सो 6th वैल्यू है Q3 एंड Q1 चाहिए तो डिवाइडेड बाई 3 ऑब्वियसली सेकंड वैल्यू है ना। सेम कैलकुलेशन पर 3 की जगह 1 होगा, सो ऑब्वियसली 6/3 हो जाएगा। सो ये सेकंड वैल्यू है। सो आपको सेकंड वैल्यू चाहिए तो असेंडिंग ऑर्डर में जाइएगा। सो ऑब्वियसली लीस्ट ऑब्जर्व, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन कौन सा है, Q1 ये है। Q2 कौन सा है, 22 है। ये हमारा मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन
यही है हमारा Q1। और सिक्स्थ वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है? सबसे बड़ा सेवेंथ ऑब्जर्वेशन है, उसको कैंसिल कीजिएगा। उससे थोड़ा छोटा कौन सा है? ये है, यही हमारा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, ये है Q3। आ रहा है समझ में? सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन अरेंजिंग ऑल ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको सेकंड वैल्यू चाहिए और सिक्स्थ वैल्यू चाहिए, बस सेकंड वैल्यू चाहिए तो सबसे छोटा उसको कैंसिल कीजिएगा, उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है? वो ही है सेकंड ऑब्जर्वेशन। अगर आपको सिक्स चाहिए तो सबसे बड़ा कौन सा है? 98, उससे थोड़ा थोड़ा छोटा कौन सा है? वही है सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, वही है Q3। अब क्या करना है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 88 प्लस 22 उसको स्टोर कर लेते हैं m प्लस, फिर 88 माइनस 22 डिवाइडेड बाय MRC इनटू 100 कीजिएगा, रिजल्ट इसका 60 आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 49th question, if mean is 21 and median is 25, what is the mode? Mode is 3 median minus 2 mean. कैलकुलेशन कीजिएगा, ये हमारा मीन है, ये मीडियन है। 3 इंटू 25 m प्लस 2 इंटू मीन कितना है? 21 m माइनस MRC, इसका रिजल्ट आएगा 33। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 64, ये हमारा AM है। हार्मोनिक मीन कितना है? 16, ये है HM। फाइंड आउट करना है GM, सो क्या है? रूट ऑफ AM इंटू HM। सो बस 64 इंटू 16 प्रेस इक्वल प्रेस द रूट, इसका रिजल्ट आएगा 32, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 51st question, in continuous frequency distribution the median of the data is 32 if each observation is increased by 7. So obviously middle observation भी 7 से increase हो जाएगा, middle observation वही है median, वो भी 7 से increase होगा, तो obviously median बनेगा 39। 52nd question, if the arithmetic mean of two numbers is 13, ये हम देके रखा है, मतलब a plus b by 2 is equal to 13, so obviously a plus b कितना होगा? 26। geometric mean भी देके रखा है, gm क्या होता है? रूट ऑफ a इंटू b, ये क्या है? 12 है। ऑब्वियसली a इंटू b क्या होता है? a इंटू बी 12 का स्क्वायर यानी कि 144। यहाँ पे पूछ रहे डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। मैंने आपको इक्वेशन चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन द रूट्स का फॉर्मूला दिया है, अल्फा माइनस बीटा इज रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, याद है ना? वही फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स a माइनस बी इज इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। बस कैलकुलेशन कीजिएगा, a प्लस बी कितना है? 26, उसका स्क्वायर लीजिएगा इनटू इक्वल, उसको स्टोर कीजिएगा m प्लस, फिर 4 इंटू a इंटू बी कितना है? 144, m माइनस MRC, फिर रूट प्रेस कीजिएगा, रिजल्ट आएगा 10। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 53rd क्वेश्चन पे। द थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 5 और पूछ रहे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अगर 5 टर्म्स है सीक्वेंस में, सो ऑब्वियसली थर्ड टर्म ही मिडिल टर्म होगा। सो मिडिल टर्म देके रखा है, पूछ रहे प्रोडक्ट। जब भी जीपी में मिडिल टर्म देके प्रोडक्ट पूछेंगे तो ऑब्वियसली क्या करना है? प्रोडक्ट इज इक्वल टू मिडिल टर्म पावर n, मिडिल टर्म पावर n। मिडिल टर्म यहाँ पे 5 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5। So 5 power 5 is the answer। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम टू इंफिनिटी क्या है फॉर्मूला? ये जीपी है, सो ऑब्वियसली s इंफिनिटी इज a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। यहाँ पे ये है 1/2 और 1 माइनस r क्या है? सी r का वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली 1/3 है ना? 1/3। सो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 1/3 है। 1 माइनस 1/3 इज 2/3। 3 ऊपर जाएगा, सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो ऑब्वियसली 3/4, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है। BYX BXY दोनों देके रखा है। RXY पूछ रहे हैं, RXY क्या होता है? रूट ऑफ BXY इंटू BYX। बस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1.6 इंटू 0.4 प्रेस इक्वल प्रेस द रूट, इसका रिजल्ट आएगा कितना? 1.6 इंटू 0.4 प्रेस इक्वल प्रेस द रूट, इसका रिजल्ट है 0.8, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी कंट्रोल inspector finds 20% of the light bulbs are defective. Probability of finding the defective bulbs is 20%. Not being defective is 80%. Batch of 5 light bulbs is tested. That means n is equal to 5. What is the probability that exactly one bulb is defective? So p of x equal to 1. कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा? ऑब्वियसली नंबर ऑफ ट्रायल्स लेस है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर देके रखा है, सो ऑब्वियसली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो NC x p पावर x q पावर n माइनस x इज द फॉर्मूला। n यहाँ पे 5 है और x इक्वल टू 1 है और p का वैल्यू कितना है? 20%, यानी कि 0.2
पावर x का वैल्यू 1 है और p 0.2 है तो ऑब्वियसली q 0.8 होगा पावर 4 क्योंकि n minus 1 5 minus 1 is 4। बस 0.8 का पावर 4 में रेज कीजिएगा 0.8 प्लस इंटू इक्वल टू 3 टाइम्स 1 2 3 इंटू 0.2 इंटू 5c1 कितना है 5। इसका रिजल्ट है 0.4096 यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन इज कैलकुलेटेड टू बी 3.5, ये है स्लोप बोले तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। y आई मीन इंटरसेप्ट भी देके रखा है बोले तो ये a वैल्यू है ये। देन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x is given, value of y when x is given is obviously y on x का इक्वेशन है a plus byx into x। स्लोप बोले तो byx है, ये बोले तो y इंटरसेप्ट है। सो byx कितने दे के रखा है 3.5 इंटू x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 इंटू 6 कीजिएगा प्लस a का वैल्यू कितना है 14। इसका रिजल्ट आएगा 35 यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 58 दो रिग्रेशन इक्वेशंस को देके रखा है और अरिथमेटिक मीन्स को भी दिया हुआ है। कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जब भी आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है पहला इक्वेशन को मानना है y by x आई मीन y on x, सेकंड इक्वेशन को मानना है x on y। पहला इक्वेशन से x by y करना है यानी कि 1/2, सेकंड इक्वेशन में से y by x करना है यानी कि 3/2। प्रेस इक्वल प्रेस द रूट, ये है शॉर्टकट इसका। सो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 4 प्रेस इक्वल टू प्रेस द रूट। इसका रिजल्ट आएगा 0.8666 यानी कि ये वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ r आ रहा है। सो ऑब्वियसली जो भी हमने माना है पहला इक्वेशन y on x है, सेकंड इक्वेशन x on y है, वह सही है। अब इसका साइन फिक्स करना है, मतलब r का वैल्यू जो भी आ रहा है उसका साइन फिक्स करना है। साइन फिक्स करना है तो नेचर ऑफ द इक्वेशंस को देखना पड़ेगा। इक्वेशंस में देख लीजिएगा x एंड y दोनों के साइन सेम है। अगर x एंड y दोनों के साइन सेम है तो नेचर ऑफ द लाइन इज अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, है ना। सो अपर लेफ्ट टू लोअर राइट बोले तो ऑब्वियसली लाइन इज I mean the value of y is decreasing यानी कि नेगेटिव है। So minus 0.866 यानी कि ऑप्शन A is the nearest answer। 59th, if west is replaced by northeast, so ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब देख लीजिएगा वेस्ट इज रिप्लेस बाय व्हाट, वेस्ट इज रिप्लेस बाय नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट के जगह नॉर्थ ईस्ट आएगा। देन व्हाट विच साउथ विल बी रिप्लेस बाय व्हाट डायरेक्शन। अब देख लीजिएगा वेस्ट से साउथ कितने एंगल में बन रहा है 90 डिग्री एंगल में है और क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या बनेगा देख लीजिए आप यहाँ पे। एक्चुअली ये नॉर्थ ईस्ट है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज कौन से डायरेक्शन दिशा में होगा, ऑब्वियसली अपवर्ड्स, है ना। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे, ये यहाँ बनेगा 90 डिग्री। सो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री नॉर्थ ईस्ट से कौन सा होगा नॉर्थ वेस्ट। सो साउथ बनेगा नॉर्थ वेस्ट यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिस्टर क्यू वॉक्स 20 किलोमीटर्स नॉर्थ। स्टार्टिंग पॉइंट से वो 20 किलोमीटर्स नॉर्थ जाएगा, देन वॉक्स 14 किलोमीटर्स साउथ, बोले तो 14 साउथ में आएगा, वापस आएगा। फिर देन टेक्स 8 किलोमीटर ईस्ट यानी कि 8 किलोमीटर ईस्ट में जाएगा। ये कितना होगा ऑब्वियसली 6, क्योंकि टोटल 20 है, ये 14 हो गया तो ऑब्वियसली जो नीचे वाला जो है वो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, हाउ फार इजी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट में से उनका डिस्टेंस क्या है वही पूछ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये स्लैंट डिस्टेंस बन रहा है, एक्स वैल्यू फाइंड आउट करना है तो रूट ऑफ वर्टिकल स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल स्क्वायर 8 है, 8 का स्क्वायर लेना है और वर्टिकल जो है वो 6 है, 6 का स्क्वायर, ये 100 हो जाएगा। रूट ऑफ 100 इज 10 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ऑब्वियसली द आंसर इज ऑप्शन सी। 61st क्वेश्चन, अ मैन ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। स्टार्टिंग पॉइंट से वो 10 किलोमीटर नॉर्थ जाएगा, बाद में क्या करेगा वो, फ्रॉम हियर ही रन्स टुवर्ड्स राइट एंड वॉक्स 3 एंड देन ही टेक्स राइट टर्न। राइट मतलब डाउनवर्ड्स, कितने किलोमीटर जाएगा 6 किलोमीटर डाउनवर्ड जाएगा। फिर हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सी स्टार्टिंग पॉइंट में से डेफिनेटली वो नॉर्थ ईस्ट में है और कितने डिस्टेंस में है, ऑब्वियसली ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 4 हो जाएगा। ऑब्वियसली ये कितना है 3 है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। सो एक्स फाइंड आउट करना है, रूट ऑफ वर्टिकल स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर एंड हॉरिजॉन्टल स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, 16 प्लस 9 इज 25, रूट ऑफ 25 कितना है
5, सो 5 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 62nd, ABCDE आर सिटिंग इन अ बेंच, एक बेंच में बैठ रहा है, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ये श्योर नहीं है, नेक्स्ट बोले तो लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट भी हो सकता है या इमीडिएट राइट भी हो सकता है। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, वो भी श्योर नहीं है। डी इज नॉट सिटिंग विथ ई, सो ये भी श्योर नहीं है। ही ऊ मतलब सेकेंड पर्सन बोले तो ई इज ऑन द लेफ्ट एंड, सो ये श्योर है, ई लेफ्ट एंड में है। सो ई के हिसाब से क्या क्या स्टेटमेंट बन रहा है और कौन कौन से स्टेटमेंट श्योर है वो देखना पड़ेगा आपको। ये इज राइट ऑफ बी एंड ये श्योर नहीं है। सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, राइट से सेकेंड पोजिशन में सी है। और सी के हिसाब से क्या स्टेटमेंट बन रहा है, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी और डी एक साथ बैठ रहे हैं, सो डी यहां पे हो सकता है या फिर यहां पे भी हो सकता है, वो पता नहीं है हमें। सो अब और एक स्टेटमेंट बन रहा है, ए इज टू द राइट, ए इज नेक्स्ट टू बी, ए एंड बी एक साथ बैठेंगे, डेफिनेटली ए एंड बी ये दोनों पोजीशन में बैठेंगे डेफिनेटली। और यहां पे बोल रहे ई के राइट में कौन है, ये इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, सो ये यहां पे बी यहां पे, क्यों ऐसे, क्योंकि ये इज टू द राइट ऑफ बोथ बी एंड ई, सो डेफिनेटली ई एंड बी के राइट में ए होना चाहिए। अब सिर्फ एक ही पोजीशन बचा है, वो डी का है, सो ये हो गया। सी एंड डी आर इमीडिएट नेबर्स, वो भी सेटिस्फाई हो गया। अब इन विच पोजीशन बी इज सिटिंग, बी कौन से पोजीशन में बैठ रहा है, ई एंड ए के बीच में बैठ रहा है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। एक्चुअली यहाँ पे दो इनइक्वालिटी देके रखा है, सो 5 - 2x डिवाइडेड बाई 4, RHS में कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, एलसीएम लेंगे 8, सो x - 40, 4 1s are 4 2s are क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s are 10, 2 into 2x is 4x लेस देन और इक्वल टू x - 40, x वाले टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, -40 यहाँ पे आके प्लस 40, 40 + 10 is 50, so 5 1s are 5 10s are 10 लेस देन और इक्वल टू x बोले तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ये पहला इनइक्वालिटी का रिजल्ट है। सेकंड इनइक्वालिटी का रिजल्ट क्या होगा, x + 4 लेस देन और इक्वल टू 18, यानी कि x लेस देन और इक्वल टू 14। x 10 से ज्यादा या बराबर होना चाहिए और x 14 से लेसर या बराबर होना चाहिए, यानी कि 10 एंड 14 के बीच में x लाई होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं या इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, इसका रिजल्ट डेफिनेटली 0 नहीं हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता है, सो हो सकता है B या फिर D। तो क्या करना चाहिए आपको, इसको x मान लेते हैं √5 प्लस, अगर मैं 5 को पहले 5 को जोड़ के बाकी सबको अंडरलाइन करूं तो ऑब्वियसली ये x ही होगा, क्योंकि इसी को हमने x मान लिया है ना, √5 प्लस √5 सो ऑब्वियसली पहला 5 को छोड़ के जो भी बचा है उसको अंडरलाइन करते हैं, ऑब्वियसली वो भी x के बराबर ही है क्योंकि वो इंफिनिटी तक जा रहा है ना। अब यहाँ पे x के जगह वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन भी पुट करेंगे, सो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + 21 रूट डिवाइडेड बाई 2, इसका रिजल्ट क्या है 2.7912। अब इसको यहां पे पुट करते हैं, पहले 2.7912 प्लस 5 प्रेस इक्वल, प्रेस द रूट, कितना आ रहा है 2.7912 प्लस 5 इक्वल फिर रूट, कितना आ रहा है 2.7912 ही आ रहा है, और x के वैल्यू क्या है 2.7912 ही तो है, यानी कि ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, सो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस बन रहा है, सो 2x + 3y = 34, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं और तो ऑब्वियसली 8x + 8y = 13y, 13y को यहाँ पे लेके आएंगे तो -13y हो जाएगा और 0 है, सो 8x किसके बराबर है, 8x - 5y = 0, ऑब्वियसली 8x 5y के बराबर है। अब देखो 8x 5y के बराबर है तो ऑब्वियसली 2x किसके बराबर है, सो x किसके बराबर है 5/8 y के बराबर है, इसको यहां पे पुट करेंगे 2 × 5/8 × y प्लस 3y = 34, है कि नहीं। अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट, y वैल्यू, पहले 2 × 5/8 प्लस यहां पे क्या है 3 इक्वल टू दबाइएगा, सो 4.25 आएगा, उसको वहां पे लेके जाएंगे तो डिवाइड इक्वल टू फिर
34 से मल्टीप्लाई करना है इंटू 34, उसका रिजल्ट है 7.9999 यानी कि 8 है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे 2 इंटू 5/8 इंटू वाई प्लस 3y, क्योंकि x की जगह 5/8y है ना? सो इज इक्वल टू 34, यहाँ पे y कॉमन है, सो 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 34। इसको सॉल्व करते हैं और उसको वहां पे लेके जाएंगे, बस वही तो करना है। सो 2 इंटू 5/8 प्लस 3 डिवाइड इक्वल इंटू 34 करने से आपको y का वैल्यू आएगा 8, बस y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। y का वैल्यू 8 है तो ऑब्वियसली इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 5। बस आपको ये करना है 7 इंटू 5 m प्लस 8 इंटू 5 इंटू 4 5 इंटू 8 5 इंटू 8 m plus MRC 75 आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 66th क्वेश्चन इनइक्वालिटी है लड्डू क्वेश्चन। 5 minus 2x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन और इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 6 है, सो x माइनस 30, 3 1 जा 3 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 4x लेस देन और इक्वल टू x माइनस 30। अगर x वाले टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो 5x आएगा, माइनस 30 वहां पे आके प्लस 30, 30 प्लस 10 इज 40, सो 5 1 जा 5 8 जा 8 लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। इफ टू ग्रुप्स, यूनिट 1 हैज 700 पीपल विथ मंथली सैलरी 2500, यूनिट 2 हैज 600 विथ सैलरी ऑफ 2750, अप्रोक्सीमेट कंबाइंड अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो एक्स बार फाइंड आउट करना है, तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। n1 यहाँ पे 700 है इंटू x1 बार यहाँ पे 2500 है, m प्लस n2 कितना है 650 इंटू x2 बार 2750 m प्लस MRC डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। 700 प्लस 650 कितना है 1350 है कि नहीं? सो इसका रिजल्ट आएगा 2620.37। अप्रोक्सीमेट तो पूछ रहा है तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए is the right answer. 68 the diagrammatic representation of the cumulative frequency distribution is option B ogive. 69 the type of sampling method depends entirely on the discretion or judgment of the sampler. It is purposive sampling. Which of the following sampling method is completely free from sampler's bias? It is random sampling, क्योंकि random sampling में हर एक यूनिट को चूज करने का प्रोबेबिलिटी सेम है, सो ऑब्वियसली बायसिंग नहीं है। पर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होगा, सो आप एंटायर पॉपुलेशन को नंबर ऑफ ग्रुप्स में बांट रहे हैं ना, वहां पे वो सैम्पलर पे डिपेंड करता है, वहां पे बायसिंग हो सकता है। पर यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग में कोई बायस होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 2 3 5 6 7 9 व्हिच आर डिविजिबल बाय 5? किसी नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए तो ऑब्वियसली यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगा वो इधर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इनमें से 0 है ही नहीं है, ऑब्वियसली यूनिट प्लेस डिजिट 5 होना चाहिए ताकि वो डिविजिबल बाय 5 है। सो यूनिट प्लेस डिजिट सिर्फ एक ही वे में आप अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ओनली 5 यू कैन यूज दैट। सो कितने डिजिट्स बचे हैं, ऑब्वियसली 5 को छोड़ के 1 2 3 4 5। सो 5 वेज में इसको फिल कर सकते हैं, 4 वेज में इसको फिल कर सकते हैं, बस हो गया। 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 1 इज 20, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000 बोले तो ये कितने डिजिट्स दिया हुआ है, 5 डिजिट दिए हुआ है। सो 5 डिजिट्स में आप 4 डिजिट वाले नंबर भी फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 2000 है, 2000 समथिंग हो सकता है, वो 4 डिजिट नंबर ही तो है। और वो 10,000 भी हो सकता है, यानी कि 5 डिजिट नंबर भी हो सकता है, और 15,000 16,000 कुछ भी हो सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो 4 डिजिट नंबर हो सकता है या फिर 5 डिजिट वाला नंबर भी हो सकता है। सो दोनों केसेस को लेना पड़ेगा आपको। सो अब 4 डिजिट नंबर लेंगे तो क्या होता है, सो यहाँ पे ये नंबर्स 2000 से ज्यादा होना चाहिए। सो हाईएस्ट प्लेस में 1 का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि 1 का इस्तेमाल कर दिया तो क्या होता है, वो 1000 समथिंग हो जाएगा। सो हाईएस्ट प्लेस में 1 का इस्तेमाल नहीं होगा। कितने डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हाईएस्ट प्लेस में, 4 डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर 1 को किसी प्लेस में पुट कर सकते हैं। अब कितने डिजिट्स बचे हुए हैं, 4 बचे, क्योंकि 5 में से 1 का इस्तेमाल हो गया, 4 बचे हुए हैं, यहाँ पे 3 बचे हुए हैं, यहाँ पे 2 बचे हुए हैं। सो वो 4 डिजिट वाला नंबर्स हो गया। अब 5 डिजिट वाला नंबर हाईएस्ट प्लेस में 1 पुट करे या 2 पुट करे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि 5 डिजिट वाला नंबर डेफिनेटली मोर देन 2000 है। इसलिए
किसी डिजिट को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी कि 5 ऑप्शंस है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 m प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 m प्लस MRC, आंसर आएगा 216। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आपको ऑप्शन हिटिंग करना है इसमें। सो चलिए ऑप्शन हिटिंग करते हैं। पहला ऑप्शन n इज इक्वल टू 8 और r इज इक्वल टू 3। सो 8c क्या है, 3 माइनस 1 2, क्या 8c 2 28 है, 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 वो 28 ही तो है। नेक्स्ट 8c व्हाट इज r 3, क्या 8c 3 56 है, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 56 ही तो है। और लास्ट वाला 8c क्या है, 3 प्लस 1 4, क्या 8c 4 70 है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई व्हाट इज 4 फैक्टोरियल 24, 70 ही तो है। सो ऑप्शन ए सही आंसर है। 74th वाला क्वेश्चन, इन अ मीटिंग 5 एनालिस्ट 2 कंसल्टेंट 3 मैनेजर्स आर टू बी सीटेड इन अ रो। एक रो में उनको बिठाना है। इफ मेंबर्स ऑफ द सेम प्रोफेशन आर टू सिट टुगेदर, सी पीपल हु आर ऑलवेज टुगेदर आर टेकन एज वन सिंगल थिंग, है ना। सो कितने सिंगल थिंग्स है, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 सिंगल थिंग्स है। सो 3 चीजों को 3 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। और ये 5 एनालिस्ट एक साथ जो बैठते हैं उनको अपने आप रीशफल कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल वे में, और 2 कंसल्टेंट्स को 2 फैक्टोरियल वे में रीशफल कर सकते हैं। ये 3 मैनेजर्स को 3 फैक्टोरियल वे में रीशफल कर सकते हैं। बस 3 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इज 120 इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इज 6। इसका रिजल्ट है 8640, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, थर्ड क्वार्टाइल Q3, देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, so first quartile and third quartile of the normal distribution are 22 and 28। ये हमारा पहला क्वार्टल है, ये तीसरा क्वार्टल है। मीडियन का वैल्यू पूछ रहे, सो ऑब्वियसली मीडियन क्या होता है, एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। बस 22 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा, 25 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉजॉन वेरिएट, for a Poisson variate they have given p of x equal to 1 is equal to 0.3, यानी कि e power minus m power 1 divided by 1 factorial is equal to 0.3 है। और इसका क्या होगा, e power minus m power 2 by 2 factorial, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, e power minus m power x by x factorial है। इसका रिजल्ट है 0.2। अब देखो दोनों इक्वेशन अगर डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है। अगर 2 by 1 करेंगे तो ये e पावर माइनस m कटेगा, m पावर 2 by m पावर 1 m हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0.2 by 0.3 इज 2 by 3, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 2 4, 4 by 3, सो m का वैल्यू है 4 by 3। यहाँ पे पूछ रहे p ऑफ x इक्वल टू 0 क्या है, e पावर माइनस m पावर 0 by 0 फैक्टोरियल। m पावर 0 by 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, सो जो बचा हुआ जो है e पावर माइनस m, यानी कि e पावर माइनस 4 by 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77, यहां पे दिया हुआ है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन 10 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 3 है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 3 है तो वेरिएंस क्या होगा, 9 होगा। सो यहां पे पूछ रहे थे नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, मतलब n क्या है। सी जब भी मीन एंड वेरिएंस दोनों पता है तो q को पता कर सकते हैं वेरिएंस बाय मीन करके, है ना। वेरिएंस बाय मीन, वेरिएंस यहाँ पे 9 है, मीन यहाँ पे 10 है, सो 9 by 10। ऑब्वियसली p कितना हो जाएगा, 1 by 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, q 9 by 10 है तो ऑब्वियसली p 1 by 10 है। और यहाँ पे मीन दे के रखा है, मीन n इंटू p इज इक्वल टू 10, है ना, मीन इज 10। सो यहाँ पे n p का वैल्यू 1 by 10 है, सो 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n हो जाएगा 100। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 78 इज अ लड्डू क्वेश्चन, n दे के रखा है और p दे के रखा है, बस पूछ रहे मीन इज इक्वल टू n इंटू p। बस 25 इंटू 0.2 कीजिएगा, रिजल्ट इसका 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 79 क्वेश्चन, अ बॉय इज फेसिंग ईस्ट, वो ईस्ट फेस कर रहा है पर वो ईस्ट की दिशा में कोई डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करेगा। टर्निंग टू द राइट, ईस्ट में से वो राइट टर्न करेगा और ट्रैवल करेगा 20 मीटर्स। ईस्ट से राइट ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स है, ये स्टार्टिंग पोजिशन है, वो ईस्ट में कोई डिस्टेंस नहीं जाएगा। देन टर्निंग टू द लेफ्ट, वो साउथ की दिशा में जा रहा है, ऑब्वियसली लेफ्ट बोले तो क्या है, लेफ्ट बोले तो राइट है, हमारा राइट है ना, 20 मीटर्स हो गया। टर्निंग टू द राइट, राइट बोले तो नीचे है, मतलब कितने मीटर्स है, 20 मीटर्स। अगेन टर्निंग टू द राइट, राइट बोले तो हमारा लेफ्ट है, कितने मीटर्स, 40
हो गया। और देन अगेन ही गोज 40 मीटर्स टू द राइट, यहां से वेस्ट की दिशा में जा रहा है, वेस्ट से राइट बोले तो ऊपर है, कितने मीटर जाएगा वो 40 मीटर जाएगा। अगर वो 40 मीटर जाएगा तो डोंट यू थिंक वो इनलाइन विथ द स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा? डेफिनेटली, क्योंकि ये 20 है, ये 20 है, ये भी 20 है, सो 40 बोले तो वो स्टार्टिंग पोजीशन का इनलाइन में आ जाएगा, है ना। सो बस ये फाइनल पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन है। क्वेश्चन में क्या है? ये स्टार्टिंग पोजीशन है। क्वेश्चन में क्या है? इन विच डायरेक्शन इजी फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन वो एग्जैक्ट इनलाइन में है और लेफ्ट में है, तो आंसर है ऑप्शन बी इसका। Next question number 80. So find the odd number in the following series. See, पहले आपको बिफोर चेकिंग द एडिशन पैटर्न या मल्टीप्लिकेशन पैटर्न आपको क्या चेक करना है? नेचर ऑफ नंबर्स को चेक करना है। अगर नेचर ऑफ नंबर्स को देखें तो सारे नंबर्स 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारे नंबर्स जो है, ये सारे नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स है। बस 15 जो है वही है कॉम्पोजिट नंबर। सो वो एंगल में देखेंगे तो वो ऑब्वियसली 15 ही होगा। सो पहले आपको नंबर्स के जो भी नेचर है उसके हिसाब से देखना है, बाद में ही आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन पैटर्न देखना है ना। सो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर एडिशन पैटर्न देखेंगे तो वो 13 नहीं आएगा, एडिशन पैटर्न देखेंगे तो 13 नहीं आना चाहिए। से ये +4 आ रहा है, 11 + 4 इज 15, है ना, 13 नहीं होना चाहिए था। पर एक्चुअली पहले आपको क्या देखना है? नेचर ऑफ नंबर के हिसाब से, बाद में ही वो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? अगर ऐसे देखेंगे तो डेफिनेटली ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द सॉल्व क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन? C to E +3, क्योंकि +2, C is third letter and E is fifth letter. E to H, E is fifth letter and H is eighth letter, so +3. H to L, H is eighth letter, L is 12th letter, so +4. +2, +3, +4 का पैटर्न बन रहा है। K 11th letter, M is 13th letter, so +2 है। M is 13 and P is 16, so +3 है। P is 16, T is 20, so +4 है। O to Q, O is 15, Q is 17, so +2 है। Q is 17, T is 20, so +3 है। T is 20, X is 24, so +4। ये भी वही पैटर्न में बन रहा है। सो पर N P S V, N is 14, P is 16, so +2, P is 16, S is 19, so +3, S is 19 plus पर V is 22, 19 to 22 +3 है। ये पैटर्न फॉलो नहीं करता, इसलिए ऑप्शन डी इज द ऑड मैन आउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड इन द इवनिंग व्हाइल फेसिंग द सन। ABC व्हाइल फेसिंग द सन बोले तो वेस्ट की दिशा में वो जा रहा है ना। ABC जो है वो वेस्ट की दिशा में जा रहा है। यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, एक लेफ्ट एक राइट से कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा है, वो वेस्ट की दिशा में ही कंटिन्यू टू मूव। ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस की बात नहीं होती है, बस राइट लेफ्ट दिया होता है, तो एक राइट को एक लेफ्ट से कैंसिल कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज टेक दैट लिबर्टी। वो वेस्ट की दिशा में जा रहा है, वेस्ट की दिशा में ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। जब भी क्वेश्चन में पावर साइक्लिक ऑर्डर में है तो उसका रिजल्ट हमेशा पावर में 0 आ जाएगा। सो x पावर 0 क्या है? 1 है। 84th क्वेश्चन। 1 year ago, the ratio of ages of A and B was 5:4. So 1 year ago 5x and 4x है। आज की तारीख में ऑब्वियसली उनके एज क्या होगा? +1 है ना। 1 year ago 5x and 4x थे, ऑब्वियसली आज +1 हो जाएगा। ये प्रेजेंट एजेस है, ये प्रेजेंट एजेस आर 5x + 1 एंड 4x + 1। समझ में आ रहा है ना? प्रेजेंट एजेस आर 5x + 1 एंड 4x + 1। अब 4 years from now बोले तो 5x + 1 + 4, 5x + 5, 4x + 1 + 4, 4x + 5। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 6/5 बोल रहे हैं। सो ऑब्वियसली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 25x + 25, 24x + 30। बस x वाले टर्म्स को कंबाइन कीजिएगा, ये 25x - 24x x हो जाएगा, 30 - 25 5 हो जाएगा। अब हमें पूछ रहे हैं व्हाट इज द एज ऑफ A आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ। आज की तारीख में A का एज क्या है? A की एज क्या है? 5x + 1, x is 5 है, 5 5 is 25, 25 + 1 is 25। ये प्रेजेंट एज ऑफ 26, सॉरी, 25 + 1 26। A's present age is 26। So obviously 10 years from now 26 + 10 यानी कि 36 हो जाएगा। ऑप्शन A is the right answer। Moving on to the next question, question number 85।
मैंने आपको लॉगरिथम में एक प्रॉपर्टी देकर रखा है। सो क्या है, जब भी लॉग बेस एंड द एक्सपोनेंट बेस दोनों बराबर है तो लॉग एंड एक्सपोनेंट को कैंसिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ लॉग इज 1। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ लॉग 1 नहीं है तो उसको कैसे मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं, सो कोएफिशिएंट को पावर में ट्रांसफर कीजिएगा। अब क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट एंड द बेस कैंसिल हो जाएंगे, सो जो भी एक्सपोनेंट एंड द लॉग कैंसिल हो जाएंगे, जो भी बचा है वो x पावर 5 यहाँ पे आ जाएगा। सो इज इक्वल टू व्हाट, 192। ये 3x पावर 6 है विच इज इक्वल टू 192। सो 192 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 64, x पावर 6 इज इक्वल टू 64। किसका पावर 4 64 है, कौन से नंबर का पावर 6 64 है, डेफिनेटली वो 2 है, क्योंकि 2 का पावर अगर रेस करेंगे, 2 की पावर जो रेस करेंगे 6 पे वो 64 ही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 86th क्वेश्चन, in India, an examination is conducted in 2 sessions. In first session, the ratio of boys to girls is 450 among 455 students is 8:5. मतलब कितने boys होंगे, कितने girls होंगे? Boys 8 is the number of parts, total number of parts are 13, total number of students is 455. So कितने boys होंगे? 8 divided by 13 into 455, boys is 280. Girls कितने होंगे? So 455 में से 280 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 175. सो नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए। अब 50 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द सेकेंड सेशन। सो पहले सेशन में 175 गर्ल्स थे, 50 न्यू गर्ल्स एडमिटेड, सो कितने हो जाएंगे, 225 गर्ल्स टोटल। सेकेंड सेशन में कितने गर्ल्स है, टोटल 225 है। अब यहाँ पे बोल रहे कि हाउ मेनी न्यू बॉयज मस्ट बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, गर्ल्स कितने हैं 225, बॉयज कितने हैं 280, 280 को कितने ऐड करना है ताकि इसको x मान लेते हैं, इज इक्वल टू 3/4, ताकि रेशियो 3/4 बन जाए। यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है। चलिए x का वैल्यू 20 पुट करेंगे तो देखेंगे तो क्या वो 3/4 आएगा या नहीं आएगा। 225 डिवाइडेड बाय 280 plus 20 300 है, 225 divided by 300 0.75 है, even 3/4 is also 0.75, यानी कि option A is the right answer. Moving on to the next question, question number 87. यहाँ पे alpha and beta are the roots of this equation. यहाँ पे ये equation से हम क्या find out कर सकते हैं, sum of the roots minus b by a यानी कि 3/2 आएगा, alpha into beta product of the roots c by a यानी कि 1/2 आएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे कि इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। सो अगर रूट्स पता है तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इक्वल टू 0। अब बस इसको सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा है, न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, एक्चुअली बीटा प्लस अल्फा है, अगर रीअरेंज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा इक्वल टू 0। बस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा, क्या आएगा, x² माइनस 3/2 इज अल्फा प्लस बीटा, 1/2 इज अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस 1/, व्हाट इज अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा 1/2 है, ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा एंड 2 कटेगा, ऑब्वियसली क्या मिल जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 88th क्वेश्चन, इन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग व्हेन द, यहाँ पे पूछ रहे हैं नीमन्स एलोकेशन के बारे में। नीमन्स एलोकेशन ये कहता है कि sample size is proportional to what, population size, यानी कि sample size is proportional to population size, option A is the right answer। n is proportional to capital N, A है Niemann's allocation, समझ में आ रहा है ना, sample size is proportional to population size। 89 question, on dash the frequency starting from rather low value and gradually reaches to the maximum and then on the central part, okay, and then gradually decreases to the minimum value, lowest value, so obviously ये bell shaped है ना। 90th one, according to dash, if the sample of fairly large size is drawn from the population under the discussion at random, then on an average the sample would possess all the characteristic, obviously it is law of statistical regularity। 91st question, यहाँ पे पूछ रहे CAGR चाहिए तो A2 by A1 is equal to 1 plus option
पावर n2 माइनस n1, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। a2 बाई a1, ये लास्ट वाला ईयर का जो भी वैल्यू है वो a2 है, पहला ईयर का वैल्यू जो है वो a1 है, और n2 तो 2025, n1 तो 2021, सो n2 माइनस n1 होगा 4, है ना। अब a2 बाई a1 कितना है, 200 बाई 100 इज 2, सो 1 प्लस ऑप्शन पावर 4, कौन सा जो ऑप्शन है जो 2 देता है, डेफिनेटली ये ऑप्शन बी है। चलिए हिट करके देखते हैं, 1 प्लस 18.92% प्रेस इनटू इक्वल टू 3 टाइम्स, 1 2 3, इसका रिजल्ट 1.999 है, यानी कि 2 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 92nd क्वेश्चन, क्वेश्चन लेंदी दिख रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको फाइंड आउट करना है, लास्ट पार्ट देखना है। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, वो भी देखे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच प्रोविजन नीड टू बी मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ईच ईयर, यानी कि सिंकिंग फंड यानी कि एन्युटी फाइंड आउट करना है। सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ AR फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखो, सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, ये 1 प्लस आई होल पावर n वैल्यू तो देके रखा है। If its present value cost is 8 lakh, after 20 years the cost of the new machine would be 10 lakh, ये future value है। पर स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन इज 2 लाख का, पर उनको कितना अरेंज करना है फ्यूचर में, 8 लाख, क्योंकि उसका फ्यूचर वैल्यू कितना होगा, 10 लाख, पर जो भी मशीन उन्होंने आज की तारीख में खरीद लिया, उसका स्क्रैप वैल्यू फ्यूचर में 2 लाख है। सो ऑब्वियसली उनको कितना अरेंज करना पड़ेगा, बस 8 लाख को ही अरेंज करना पड़ेगा फ्यूचर में। सो क्या फॉर्मूला बनेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ AR 1 प्लस आई होल पावर n डिवाइडेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। ये 1 प्लस आई होल पावर n का वैल्यू को तो देके रखा है, क्या है 3.8697, माइनस 1 कीजिएगा, डिवाइडेड बाय आई का वैल्यू क्या है 7%, डिवाइडेड बाय 7 प्लस अ परसेंटेज, इसको उस साइड में लेके जाइएगा क्योंकि ये वैल्यू पता नहीं है, डिवाइड इक्वल टू करके इनटू 8 लाख। सो इसका रिजल्ट आएगा 19,514.23, यानी कि ऑप्शन सी इज the right answer. 93rd question, an investor intends to purchase a 3-year bond, यहाँ पे at the price, मतलब ये present value of the bond है, यानी कि ये present value of the bond देके रखा है। सो यहाँ पे par value क्या है वो पूछ रहे हैं, par value कहाँ पे है, ऑप्शन में है। सो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको चूज करना चाहिए, सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी, हिट करके देख लीजिएगा क्या वो सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। ये अगर इसको par value मान के जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, पीवी ऑफ व्हाट, बॉन्ड। पीवी ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है, a बाई आई इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल पावर n प्लस पार वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल पावर n। मैंने आपको बॉन्ड के प्रॉब्लम में बताया कि ये फाइंड आउट करना है तो पार वैल्यू इंटू नॉमिनल रेट इंटू NRI परसेंटेज। पार वैल्यू कितना है 1000 हिट कर रहे हैं आप, इंटू नॉमिनल रेट कितना दिया हुआ है 10%, इंटू 10% कीजिएगा, पार मतलब ये वैल्यू आ जाएगा 100। पर आई के जगह में क्या पुट करना है, नॉमिनल रेट नहीं है बल्कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 14%। जहां पे भी आई है वहां पे 14% हिट करना है, जहां पे भी ये फाइंड आउट करना चाहिए वहां पे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं, विद ए वैल्यू मतलब पार वैल्यू इज 1000, क्या आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड 907 आता है या नहीं आता है। सो देखते हैं, पहले 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल पावर n, पहले 1 प्लस आई होल पावर n का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 1 प्लस आई का वैल्यू 14%, प्रेस इनटू 3 साल है मतलब 2 बार इक्वल टू दबाना है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, डिवाइड इक्वल नेगेटिव बनाएंगे, प्लस और माइनस, ऐड 1 प्लस 1 इनटू 100 डिवाइडेड बाय आई का वैल्यू क्या है 14%, उसको स्टोर करते हैं m प्लस दबा के। फिर सेकेंड वाले टर्म में डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 14% इनटू इक्वल टू ट्वाइस, क्योंकि पावर 3 है, ऊपर लेके जाएंगे, डिवाइड इक्वल इनटू पार वैल्यू 1000 m प्लस MRC। सो रिजल्ट आएगा 907.13, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ही है पार वैल्यू। 94th question, the odds in favor of Mr. A solving the problem is 5/7 and odds against Mr. B solving the problem is 9:6 sorry. What is the probability that if both of them try the problem will be solved? What do you mean by problem is solved? At least one of them solving the problem. At least one of them solving the problem. क्या है at least, जब भी at least one है और ये independent events है, क्या
कैसे ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है? अगर ये सॉल्व करेगा क्या आप बोल सकते हैं बी नहीं सॉल्व नहीं करेगा? ऐसा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए एटलीस्ट वन को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, नो वन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 5/12, नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम के लिए अगेंस्ट आउटकम लेना चाहिए, सो 7/12 हो जाएगा। सॉल्विंग द प्रॉब्लम के लिए फेवरेबल आउटकम लेना है, नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम के लिए अगेंस्ट आउटकम लेना है, so इसलिए 7/12। नन सॉल्विंग द प्रॉब्लम मींस ए इज नॉट सॉल्विंग, इवन B is not solving. B is not solving the problem. यहां पे against बताया गया है कि obviously पहला नंबर against है, so not solving के लिए against लेना है या favorable लेना है? against ही लेना है। 9/9 plus 6 is 15। बस इसको solve कीजिएगा। पहले 7 divided by 12 into 9 divided by 15 plus और minus दबाइएगा और plus 1 कीजिएगा, इसका रिजल्ट आएगा 0.65 यानी 117/180। 95th question, find the probability that a 3-digit number formed using the digits 1, 3, 5 without repetition is divisible by 5। See, किसी नंबर divisible by 5 है या नहीं है, so कैसे पता करेंगे? Obviously sum of all the 3 numbers, all the 3 digits should be divisible by 3। अगर ये तीनों डिजिट्स को ऐड करेंगे 1 + 3 4, 4 + 5 is 9, सो किसी ऑर्डर में ऐड करें तो डेफिनेटली वो डिविजिबल बाय 9 ही तो है। सो सारे नंबर्स जो इसके जो ये डिजिट से आप मतलब फॉर्म करते हो, डेफिनेटली वो सारे नंबर्स डिविजिबल बाय 3 तो है। सो ऑब्वियसली ये श्योर इवेंट ही है ना, सारे नंबर्स डिविजिबल बाय 3 है। सो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे? ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? श्योर इवेंट हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 1। 96 क्वेश्चन, मिस राधिका अपीयर्ड इन एन इंटरव्यू एट 3 different companies. In the first company there are 5 candidates, second company 12 candidates, and in third company 15 candidates है। What is the probability that Radhika will be selected? So Radhika will be selected means at least one of them, 1 minus probability of Radhika not selected। So Radhika is not selected के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले कंपनी में वो सिलेक्ट नहीं, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब 5 कैंडिडेट्स है, सिलेक्शन हो जाने का प्रोबेबिलिटी 1/5 है, ना हो जाने का प्रोबेबिलिटी 4/5 है। सेकेंड कंपनी में सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी 1/12 है, ना होने का प्रोबेबिलिटी 11/12 है। थर्ड कंपनी में सिलेक्शन हो जाने का प्रोबेबिलिटी 1/15 है, ना होने का प्रोबेबिलिटी 14/15 है। बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 divided by 5 into 11/12 into 14/15 प्लस और माइनस दबाइएगा, नेगेटिव है, +1 कीजिएगा, इसका रिजल्ट आएगा 0.3155 यानी कि ऑप्शन डी इज द आंसर। चेक कीजिएगा, 71/225, 71 divided by 225 वही तो आएगा 0.3155। 97th question, if in a certain language monkey is coded as this, see m is becoming n, so m +1, O is becoming N, so O plus O minus 1, so N is becoming O +1, K is becoming J -1, so it is alternating +1 -1। so P के लिए +1 क्या है? Q, U के लिए -1 क्या है? T, Z के लिए +1 क्या है? A, Z के लिए -1 क्या है? Y, और L के लिए +1 क्या है? M, और E के लिए -1 D। सो कौन सा सही ऑप्शन है? QTAYMD यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आ गया समझ में? +1 -1 +1 -1, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 98th क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है, सो हम रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 into इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x³ 3, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, पहले पूरे टर्म्स को x = 1 पुट करेंगे तो 2/3 - 1/4 है, और x = 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। सो बस 2 divided by 3m plus 1 divided by 4m minus mRC, इसका रिजल्ट आएगा 0.4166 यानी कि 5/12। चेक करके देख लीजिएगा, 5 divided by 12 कितना आएगा? 0.4166 ही तो है। 99th question, the next term of the series 1, 7, 17, 31, 49 and 71। so आपको क्या करना पड़ेगा? ये एडिशन पैटर्न है या मल्टीप्लिकेशन पैटर्न है वो देखना पड़ेगा। लास्ट बट वन नंबर 49 into 2 कीजिएगा, 98 आ रहा है, डेफिनेटली मोर देन द लास्ट नंबर, सो ये एडिशन पैटर्न ही है। सो मतलब 1 to 7 + 6 है, 7 to 17 + 10 है, ये 14 है, +18 है,
प्लस 22 है, सो एवरी डिफरेंस जो है वो 4 से बढ़ रहा है, सो ऑब्वियसली 26 है, सो 91 प्लस 26 आई मीन 71 प्लस 26 इज 97, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेटर टू डिजिट वाला क्वेश्चन, लेटर टू डिजिट वाला कोडिंग है। सो ऑब्वियसली पी के लिए क्या कोड बनता है 7, ए के लिए क्या कोड बनता है, ए के लिए 4 है, और टी के लिए लास्ट लेटर लास्ट डिजिट यानी कि 8 है, और आई के लिए थर्ड लेटर थर्ड डिजिट 1 है, ई के लिए फोर्थ लेटर फोर्थ डिजिट 9 है, और एन के लिए लास्ट बट वन 2 है, और टी के लिए लास्ट वन 8। सो 7481928 7481928 यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विद दिस पूरा पेपर एनालिसिस हो गया, होप यू अंडरस्टूड, राइट? थैंक यू वॉचिंग।